नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, इस समय मैं कंपाउंडिंग बायलॉज पर एक सीरीज बना रहा हूं और ये वीडियो इस सीरीज का 9th वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत जहां खाली पड़ी भूमि पर आपने अनधिकृत रूप से उप विभाजन कर लिया है, लेआउट बना लिया है, जिसका कि आपने नक्शा पास नहीं करा है, लेआउट पास नहीं किया है, जिसको कि डेवलपमेंट परमिट कहते हैं, वो आपने प्राप्त नहीं किया है, तो उसमें समन शुल्क लिए जाने का क्या प्राविधान है कंपाउंडिंग बायलॉज के अंतर्गत, इस पर बात करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि कई तरह के केसेस ऐसे यूपी में चल रहे हैं जहां पर कि इस तरह के केसेस में काफ़ी लोगों ने स्टे ले रखे हैं सब डिवीजन के ऊपर, या कहीं स्टे लिए जाने की तैयारी चल रही है, कोई जमा कर रहा है, कुछ लोग जमा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये गलत लिया जा रहा, कुछ कह रहे हैं सही लिया जा रहा। तो मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ता हूँ। मैं बात करूँगा कि आज हमारा जो कंपाउंडिंग बायलॉज एप्लीकेबल है उसमें क्या प्राविधान है, मैं इस पर बात करूँगा। ऐसे उपविभाजन जिनकी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है लेकिन वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत योग्य है। मतलब क्या हुआ कि अगर उनको पहले अप्लाई किया जाता उसका लेआउट पास कराने के लिए, तो वो अप्लाई करने के बाद अगर और फॉर्मेलिटीज एनओसी वगैरह पूरी होती तो स्वीकृत किया जा सकता था, स्वीकृत योग्य है, लेकिन स्वीकृत कराया नहीं गया और उपविभाजन कर लिया गया। जो ऐसे प्रकरण हैं जो हमारे आवासीय भूपयोग के प्रकरण हैं, उन पर पूरे भूमि के मूल्य का 1% सब डिवीजन चार्ज के रूप में लिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह ऐसी भूमि जो कॉमर्शियल भूपयोग के अंतर्गत है, उस पर अगर लेआउट पहले स्वीकृत कराया जाता और स्वीकृत हो सकता था नियमों के अंतर्गत, बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत, लेकिन स्वीकृत नहीं कराया गया है और बिना स्वीकृत कराए ही उसका अपविभाजन कर लिया गया है, तो ऐसे प्रकरणों पर कॉमर्शियल लैंड यूज में भूमि मूल्य का 2%, ऑफिस के प्रकरण में भूमि मूल्य का 1.5%, इंडस्ट्रियल जो केसेस हैं उन पर भूमि मूल्य का 0.40%, और जो सामुदायिक सुविधाओं या कम्युनिटी फैसिलिटीज से संबंधित प्रकरण हैं या अन्य उपयोग के प्रकरण हैं, उन पर भूमि मूल्य का 0.50% समन शुल्क के रूप में लिए जाने का प्रावधान है, जिसको सब डिवीजन चार्ज भी कहते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा हमने इस संबंध में एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप देख सकते हैं, आई बटन में ऊपर में उसका लिंक दे रहा हूं, जिसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो प्रकरण जो भवन उपविधि के अनुसार, बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत योग्य थे, किंतु स्वीकृत कराए बिना ही उनका सब डिवीजन कर लिया गया है और अनधिकृत उपविभाजन की श्रेणी में आ गए हैं, उनको कंपाउंड कराने के लिए जो शुल्क लगेंगे या जिसको सब डिवीजन चार्ज कहते हैं वो लगेंगे। तो कितने लगेंगे, अभी हमने इस वीडियो में उसके बारे में बात की थी। अब इसी तरह के दूसरे प्रकरण पर बात करते हैं। कौन सा प्रकरण? वो प्रकरण ऐसे उप विभाजन जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत योग्य नहीं है और जिनका जो भूमि का कुल क्षेत्रफल है वो 1 एकड़ तक है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे प्रकरण जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत योग्य नहीं है। मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं है कि उसके अंतर्गत या तो सड़कों की चौड़ाई कम कर दी है, या उसके अंतर्गत जो खुली भूमि पार्क के रूप में छोड़नी थी, ग्रीन एरिया छोड़ना था, या और जो टॉट लॉट वगैरह जो आवश्यक होते हैं बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, जो लेआउट में प्रोविजंस हैं वो पूरे नहीं मानक के अनुसार हो रहे हैं, वो कम है। इस कारण से ये स्वीकृत योग्य नहीं है और इसका अनधिकृत रूप से विभाजन कर लिया गया है और कुल भूमि का क्षेत्रफल 1 एकड़ तक है। ऐसे प्रकरणों में कंपाउंड किए जाने का क्या प्राविधान है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में समन शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी कि अगर हम उस प्रकरण को स्वीकृत करते, 1 एकड़ तक की भूमि का जो भी प्रकरण है, तो उसमें हमारे सड़क की कुल मार्ग का क्षेत्रफल कितना आता है ये कैलकुलेट कर लेंगे।
रिक्वायर्ड पार्क का क्षेत्रफल कितना आता, उपविध के अनुसार मानकों के अनुसार उसकी गणना कर लेंगे। खुले स्थल कितने होने चाहिए थे उसकी गणना कर लेंगे। सामुदायिक सुविधाओं के लिए कितनी भूमि निर्धारित करनी थी उसकी गणना कर देंगे। और इस तरह जब हम सभी सुविधाओं में नियमों के अंतर्गत वांछित भूमि की गणना कर लेंगे और उस सारी सुविधाओं की कुल भूमि की गणना का टोटल कर लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड हमारी सुविधाओं के लिए भूमि थी वो आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि निर्धारित कुल भूमि क्षेत्रफल सुविधाओं का इतना था जो अभी हमने गणना की, लेकिन मौके पर हमने ऐसा विभाजन कर दिया है कि इतना छोड़ा ही नहीं है। सड़कों की चौड़ाई कम कर दी है, पार्कों का क्षेत्रफल कम कर दिया है, सामुदायिक सुविधाओं का क्षेत्रफल कम कर दिया है, खुले क्षेत्रफल कम कर दिए हैं, टॉट लॉट कम कर दिया है या नहीं किया है। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी नियमों के अनुसार और जितना आज मौके पर छोड़ा गया है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो रिक्वायर्ड भूमि की कमी आ जाएगी कि इतना हमारा कम है, सुविधाओं के मानकों में इतना और होना चाहिए था। तो जो कम भूमि है उस भूमि के मूल्य का दोगुना लिए जाने का प्रावधान है ऐसे प्रकरणों में। फिर से चर्चा कर लेते इस पर। ऐसे प्रकरण जो भवन उपविध के अनुसार स्वीकृत योग्य नहीं है और उपविभाजित हो चुके हैं, उनका समन शुल्क करने का जो प्रावधान है वो ये है कि रिक्वायर्ड हमारी सुविधाओं के लिए जो भूमि थी वो मौके पर उपलब्ध जो भूमि है वो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया और उस डिफरेंस जो रिक्वायर्ड से कम है उस भूमि मूल्य का दोगुनी भूमि मूल्य की जो कीमत है वो समन शुल्क के रूप में लिए जाने का प्रावधान है ऐसे प्रकरणों में। दूसरा प्रकरण ये हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु पर। तीसरा प्रकरण ऐसा है जिनका भूमि का कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक है। नियमानुसार मौके पर ऐसा विभाजन कर लिया अनधिकृत रूप से जो नियमों के अंतर्गत स्वीकृत भी नहीं हो सकता है। भूमि का क्षेत्रफल भी 1 एकड़ से अधिक है और बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत स्वीकृत योग्य भी नहीं है, मानकों का उसमें पालन नहीं किया गया है। तो ऐसे जो प्रकरण हैं वो एक तरह से अवैध कॉलोनी की श्रेणी में परिभाषा में आते हैं। उनके अंतर्गत जो भी निर्माण है वो अवैध कॉलोनी के अंतर्गत स्थित निर्माण की श्रेणी में है। ऐसे प्रकरणों को समन किए जाने के लिए इस बायलॉज में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों को समन करने के लिए शासन द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, इस समय भी प्रभावी हैं। उन गाइडलाइंस में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को पूरा होने की स्थिति में ऐसी अवैध कॉलोनियों को समन किया जा सकता है। अगर इसके और डिटेल में जाना है तो समस्त प्राधिकरणों में वर्तमान समय में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में जो गाइडलाइन शासन द्वारा जारी की गई हैं या जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं वो उपलब्ध हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से एफिडेविट चाहिए। अगर वो सारी आवश्यकताएं जो उनके लिए आवश्यक हैं वो पूरी होती हैं तो वो उस अनधिकृत कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही समन किए जाने का प्राविधान है। अनधिकृत कॉलोनियों की गाइडलाइंस में जो भी प्राविधान है, जो भी औपचारिकताएं हैं या वांछित जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी जिन जिन अनधिकृत कॉलोनियों की हो सकती हैं, हो जाती हैं, वो अनधिकृत कॉलोनियाँ वहाँ के निवासी या जो कॉलोनाइजर है वो करा सकते हैं। वो उस गाइडलाइंस के अनुसार नियमित किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रचलित इस सामान्य जो हमारी समन विधि है इसके अनुसार वो कंपाउंड किए जाने का प्रावधान उसमें नहीं है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।